तो कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 35 साल पहले, जब आइजन नाम की एक बड़ी कंपनी ने धरती के एक कोने में अपना एक लैब शुरू किया, जो देखने में बहुत ही विशाल था, क्योंकि उसके अंदर बनाए जाते हैं म्यूटेंट डायनासोर, यानी कि डायनासोर की वो प्रजाति जिन्हें ईश्वर ने कभी बनाया ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसी लैब में एक गड़बड़ी हो जाती है, जिसके चलते सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। फिर वो हो गया जिसका सभी को हमेशा से डर लगा रहता है। एक गलती ने हजारों लोगों की जान ले ली, जिससे हमेशा के लिए वो लैब बंद हो गया। वो म्यूटेंट डायनासोर आज़ाद हो गए, पर बढ़ती आबादी और प्रदूषित हवा के चलते वो धरती से दूर उसी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहाँ किसी ज़माने में वो लैब हुआ करता था, जहाँ जाना इंसान के लिए सख्त मनाही है। अब आता है आज का दिन, जब मार्टिन नाम का शख्स को न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में हम फंसा हुआ देखते हैं, क्योंकि आगे सड़क पर एक डायनासोर आ चुका है, इसीलिए लोगों ने भीड़ लगा ली। उसे देखने के लिए शायद वो अपना रास्ता भूल चुका है। इतने में ही मार्टिन की कार में जोरा नाम की लड़की आकर बैठ जाती है। इसी से तो वो मिलने के लिए जा रहा था, चलो वो खुद ही उसके पास आ गई। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको जोरा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जोरा एक फॉर्मर कमांडर रह चुकी है और अभी वो रिसर्च का काम करती है अपनी टीम के साथ, और मार्टिन चाहता है कि वो उसके लिए एक मिशन को पूरा करे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर मार्टिन जानता है कि इस काम के लिए सक्षम है, इसीलिए उसने उसे चुना है। हालांकि यहाँ उसे वो सब कुछ नहीं बताता, पर हाँ इतना जरूर शेयर करता है कि उसकी कंपनी कैंसर के मर्ज का इलाज बना रही है, जिसके लिए उन्हें उन म्यूटेंट डायनासोर के खून के सैंपल चाहिए, जो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं जहाँ जाना इंसानों के लिए सख्त मना है। पर मार्टिन की मोटी रकम को सुनकर जोरा मान जाती है। इसके बाद ये लोग शहर के एक म्यूजियम में जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर हेनरी से। दोस्तों, यही वो सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने सलाह दी थी कि अगर किसी को कैंसर का क्योर बनाना है तो उसके लिए उन्हें 3 बड़े डायनासोर के खून के सैंपल लेने होंगे, जो हवा, जमीन और पानी तीनों जगहों के सबसे विशाल होंगे। अब यहाँ मार्टिन उन्हें मनाता है साथ में चलने के लिए, और बाकी की जिम्मेदारी उसकी होगी, लेकिन वो मना करते हैं क्योंकि उसे उस जगह पर नहीं जाना। जब वो मार्टिन की रकम सुनते हैं तो मन ही मन सोचने लगते हैं कि इतने पैसों में तो वो पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। जोरा ने उसे कहा कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो उसे उन विशाल जीवों को पास से देखने का मौका मिलेगा, जिन्हें बहुत ही कम गिने चुने लोगों ने देखा है। अब यहाँ डॉक्टर का मन डोल जाता है, इसीलिए अंत में वो हाँ कर देता है। इसके बाद अब ये लोग सुलेमानी नाम की जगह पर लैंड करते हैं, जहां था जोरा का पुराना और खास जिगरी दोस्त, जिसके साथ उसने कई बार ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ मौके पर डंकन और उसके कुछ साथी मार्टिन को मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रकम में बढ़ोतरी चाहिए, जो मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मार्टिन के लिए मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो मान गया। अब ये पूरी टीम बोट में बैठकर उस रूट से ट्रैवल करती है जहां से सरकार की नजर इन पर नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे आपको पता है वहां जाना तो मना है। डंकन इन्हें बताता है कि इस रूट पर हमें कुछ अलग अलग प्रकार के डायनासोर देखने का मौका मिलेगा, तो अगर किसी की तमन्ना है उसे करीब से देखने की तो उसके लिए जगह जन्नत जैसी है। अब हेनरी मन ये सब सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि इन सब से उसे बहुत ही लगाव है इन जीवों से। यहाँ वो अपने एक खास हथियार को दिखाता है, जो असल में एक तीर था, जिससे कि ये सैंपल लेने वाले हैं। ये तीर उन मोटी खालों को आराम से भेज सकता है और फिर पैराशूट की तरह ऊपर उड़ जाएगा, जिससे इन्हें डायनासोर के करीब भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक खतरा है, इसे कम से कम 10 मीटर की दूरी से चलाना होगा, तभी ये घुसेगा, वरना बेकार है। इस बोट पर सिर्फ डंकन ही था जो सबसे करीबी था जोरा के। अब इसीलिए उसके उस डरावने अतीत के बारे में उसे पता होता है, जिसके बारे में वो उसे बात भी करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम रूबन और उसकी 2 बेटी इजाबेल और टेरेसा को देखते हैं, जो अपनी बोट में छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। अब इनके साथ जॉय भी था, जो कि टेरेसा का बॉयफ्रेंड है, पर रूबन उसे कतई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही आलसी है और हमेशा अपनी चलाता है। पर फिर भी टेरेसा के लिए वो उसे कुछ कहता नहीं है। सब कुछ काफी स्मूथ चल रहा है, तभी इन्हें दूर से एक अजीब सा जीव आता हुआ दिखाई देता है, जिसके पंख थे, जो देख इजाबेल ने कहा कि शायद ये डॉल्फिन होगा। जब वो जीव इनके करीब से गुजरा तो अंदाजा हुआ कि ये डॉल्फिन नहीं, बल्कि समुंदर का सबसे बड़ा डायनासोर मोसोसॉरस है, जो अब इनके पीछे पड़ चुका है। रूबन ने बोट की स्पीड को तेज किया, लेकिन इस बारी वाली टक्कर से इन्हें रफ्तार भी रोक नहीं सकी। पलक झपकते ही वो नाव पानी में पलट जाती है। परिवार के 3 सदस्य तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जॉय का कोई अता पता नहीं था। टेरेसा को उसकी फिक्र हो रही है, तभी मोनोसॉरस फिर से लौट आता है, लेकिन इस बारी वो इनकी पलटी हुई नाव को नीचे से होकर गुजरता है। इतने में इन्हें दूसरी तरफ जॉय भी दिख जाता है।
जो उस रेडियो बैग को लेकर ऊपर आ गया ताकि ये किसी से मदद मांग सके। अब दोस्तों रात होती है, हम जोरा को अकेले डेक पर बैठा हुआ देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। इतने में हेनरी भी वहां आ गया, जिसने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। तो जोरा ने झूठ कह दिया कि हाँ, बस उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो ऊपर आ गई। पर सच्चाई क्या है वो खुद ही जानती है। अब सुबह हुई तो रूबेन का रेडियो मैसेज मिला, जिसे डंकन ने सुन लिया। फिर मार्टिन से कहा कि हमें बोट को उस तरफ मोड़ना होगा, पर वो ये नहीं चाहता। उसका कहना है कि हम किसी और को ये संदेश भेज सकते हैं, वो उन्हें जाकर बचा लेंगे। अगर हम जाएंगे तो हमें देर हो जाएगी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। उसकी बात से जोरा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि किसी भी तरह करके उस परिवार को बचाया जाए। डंकन भी राजी था, इसीलिए वो नाव को मोड़ने का आदेश देता है। तो वहीं रूबेन निराश होकर बैठा हुआ था, क्योंकि अब 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अब उसे उम्मीद खोती हुई नजर आ रही है। ऊपर से डर है कि कहीं वो वापस लौट कर ना जाए। इस बारी तो उनके पास बोट भी नहीं है। लेकिन तभी जॉय को दूर से डंकन की बोट नजर आती है, जो देख ये बहुत खुश होते हैं। परिवार को बचाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिर उनकी बोट डूबी कैसे। तो रूबेन ने बताया कोई अजीब सा जीव जिसके पंख थे और वो बहुत ही विशाल था, उसने उनके ऊपर हमला किया। और बस इतना ही था हेनरी के लिए कि तब तक उसने बता दिया कि वो हमारा पहला स्पॉट होगा, क्योंकि वो मोनोसोरस है, समुंदर का सबसे बड़ा डायनासोर। जो सुन सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस पूरे परिवार को कुछ भी बताया नहीं जाता कि असल में ये लोग क्या करने वाले हैं। इतने में इन्हें अपने रडार पर बीप सुनाई देता है, यानी कि वो आ रहा है। अब ये जोरा तीर लेकर तैयार हो जाती है, क्योंकि यही सही समय है। वहीं डंकन स्टीयरिंग व्हील को संभालता है, क्योंकि उसे काफी नजदीक से बोट को चलाना होगा, तभी वो 10 मीटर की दूरी से तीर छोड़ पाएंगे। क्योंकि पहली बारी में जोरा का निशाना चूक गया, क्योंकि वो बार बार नीचे जा रहा था। लेकिन दूसरी बारी में उससे भी खतरनाक कुछ होता है। एक तेज झटका होता है, जिससे वो नीचे लटक गई। पर शुक्र मनाओ कि वो रस्सी से बंधी थी, वरना मोनोसोरस के मुंह में होती। इस बारी उसका निशाना सही रहता और हेनरी की बात के मुताबिक वो उसे डट लगाने के बाद तुरंत ही अपना काम शुरू कर देता और खुद ब खुद बाहर आ जाता है, जिसे ये संभाल कर एक सूटकेस में रख लेते हैं। पर हेनरी को कुछ ठीक नहीं लगता, कहीं मार्टिन इस मर्ज की दवा बनाने के बाद सिर्फ अमीरों को इसे ना दे दे। इस बात को वो जोरा से भी शेयर करता है, लेकिन वो उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। लेकिन हेनरी अभी डरा हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो गरीब इस दवा को खरीद ही नहीं पाएंगे। उसी वक्त ये सब चौंक जाते हैं, क्योंकि मोनोसोरस लौट आया है। इतने में बॉबी किनारे पर जाकर शूट करना शुरू करता है। हालांकि उसे डंकन ने मना किया था ऐसा करने पर, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और तभी उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इतने में मोनोसोरस फिर से पानी में बाहर आता है, जिससे एक झटका पैदा होता है। इसमें इजाबेल भी फिसलकर बाहर किनारे पर लटक जाती है, लेकिन अहम मौके पर उसके पिता ने उसे बचा लिया, वरना उसकी भी मौत तय थी। अब जैसे तैसे करके नाव संतुलन में आती है, लेकिन अब डंकन बोट को छिछले पानी की ओर मोड़ने लगता है, क्योंकि वहां डायनासोर नहीं जाते। अब सभी को लगता है कि बोट टकराने वाली है, इसीलिए वो कूदने लगते हैं। तब टेरेसा मदद के लिए रेडियो से किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन आकर उसे रोकता है और धक्का दे देता है, जिससे वो किनारे से लटक गई और उसने उसे कई बार मदद की गुहार लगाई, पर उसने नजरअंदाज कर दिया, जिससे वो पानी में गिर जाती है। जब जॉय उसे पानी में गिरा हुआ देखता है तो फौरन एक लाइफ जैकेट लेकर पानी में कूद जाता है और उसे देखकर रूबेन और इजाबेल भी कूद जाते हैं। फिर एक एक करके सभी कूदने लगे, क्योंकि बोट अब तेजी से किनारे की तरफ जा रही है। इन्हें डर है कि कहीं इंजन न फट जाए, क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा है। फाइनली ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। टीम अब सामान के साथ उस आइलैंड की तरफ बढ़ती है, जिस दौरान हम नीना को देखते हैं। उसके पीछे से एक स्पाइनोसोरस आकर उसे अपने मुंह में दबोच लेता है और सब बस देखते रह जाते हैं। और इन्होंने अपने एक और साथी को खो दिया। मार्टिन यहाँ सभी को बताता है कि टापू पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी ये मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से म्यूटेंट एनिमल से भरी हुई है। अब ध्यान से काम करना और जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करके निकल जाना। जोरा ने बताया कि उसने एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है, जो कॉन्टैक्ट टूटने पर इस आइलैंड पर आएगा, लेकिन सिर्फ 2 मिनट ही हमें ढूंढेगा और तब तक हम नहीं मिले तो वापस चला जाएगा। अब फेंसिंग को तोड़कर मिट्टी पर कदम रखते हैं, जो इंसानों के लिए नरक है। धीरे धीरे कदम बढ़ने पर इनका सामना दलदल से होता है, जिसमें चलते टाइम जोरा मार्टिन से उस लड़की के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने आखिरी बार उसके साथ देखा था। पर वो झूठ कह देता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। दलदल को पार करने के बाद मार्टिन पास में ही बह रही नदी से पानी भर रहा था कि तभी उसकी नजर एक बड़ी ही भयानक चीज पर पड़ी। उसके ऊपर असल में एक जंगली हेलीकॉप्टर गिरा पड़ा था, जिसका पायलट कंकाल बन चुका था। उसके हाथ में एक बंदूक थी, जिसे वो चुपके से अपने पास रख लेता है। रूबेन और उसके परिवार भी अब साथ आ चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने इस टापू की सुंदरता को देखा तो भयभूत हो गए। इस बीच उन्हें आइजन कंपनी की गैस पाइपलाइन भी मिल गई, जिसके बारे में कई बार मार्टिन के मुंह से रूबेन ने सुना था। ये पाइपलाइन एक लैब से जाकर मिलती है, जहां पर एक गांव था, तो हो सकता है कि वहां इनकी कोई मदद कर दे।
ये लोग उसी पाइपलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। अब यहाँ इजाबेल को एक छोटा सा कोयाला मिलता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाती है, लेकिन बाद में उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये शाकाहारी है, कुछ नहीं करेगा। अब रात होने पर ये लोग वहीं आराम करते हैं। जब जॉय टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसके पीछे 2 म्यूटेंट बैट को हम देख पाते हैं जो उस पर हमला करने वाले थे कि तभी एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आकर उसे मार ले जाता है और बेचारे जॉय का टॉयलेट ही रुक जाता है। धीरे धीरे परिवार आगे बढ़ रहा है क्योंकि टेरेसा के पैरों में घाव है जिसकी वजह से ये तेज नहीं चल सकते। इस बीच इन्हें समझ में नहीं आता कि असल में इनके आगे एक खाई है, इसीलिए सभी उसमें गिर जाते हैं। तब रूबेन को कुछ अजीब सी बू आती है जो साइड में बह रही नदी के उस पारी से आ रही थी जहाँ एक सड़ा हुआ डायनासोर पड़ा था, लेकिन वहाँ कुछ और भी था जो इनके काम आ सकता है, एक बोट। पर उसके साइड में सो रहा था एक विशाल डायनासोर। इस और टीम एक घाटी में पहुंचती टाइटोसोनोरस मिलान करते हैं। ये काफी अद्भुत था देखने के लिए, इसीलिए हेनरी उनके करीब जाकर उन्हें छूकर महसूस करता है। ये पल उसके लिए काफी भावुक होता है क्योंकि ऐसा कुछ उसने कभी सोचा नहीं था। जोरा मौके का फायदा उठाकर बड़ी ही आसानी से सैंपल को ले लेती है। अब इनके 2 सैंपल हो चुके हैं और बचा है सिर्फ एक, जो उड़ने वाला सबसे बड़ा डायनासोर है जिसका सैंपल लेना बाकी है, लेकिन उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरे सीन में हम टेरेसा शेड पर पहुंचकर उस राफ्ट को हासिल कर लेती है, पर जब उसने उसे खोला तो उसकी आवाज से शैतान जाग गया, यानी कि वो बड़ा डायनासोर। मतलब ये था कि अब मौत का नाच होगा। पूरा परिवार फौरन राफ्ट में बैठकर तेजी से पैडल करने लगता है और भागने लगता है, लेकिन वो शैतान इनके पीछे था और परिवार पूरी ताकत चप्पू को चला रहा था। लेकिन उस शैतान की रफ्तार ज्यादा थी, जिससे ये हुआ कि वो उनके सामने आ गया और पूरी राफ्ट को ही पलट दिया। अब इनकी किस्मत अच्छी थी कि नदी की लहरें तेज थी, जिसकी मदद से बाकी के लोग बहकर एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन टेरेसा को इजाबेल का ख्याल आया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो हमने देखा कि वो राफ्ट के नीचे ही दबी हुई है, जिसकी चीखें वो शैतान सुन लेता है। टेरेसा तेजी से उस चट्टान की तरफ भागती है जहाँ उसका परिवार था और वो विशाल डायनासोर भी था, लेकिन वो इस ओर आने में नाकामयाब हो जाता है क्योंकि उसका शरीर बेहद ही बड़ा था। इसीलिए वापस लौटकर इनकी जान बच जाती है और इसे कहते हैं मौत के मुंह से वापस आना। वहीं दूसरी ओर जोरा की टीम अब अपने तीसरे शिकार की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उन्हें एक चट्टान से नीचे उतरना होगा क्योंकि वो सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर का घोंसला है। अब उन्हें उसके अंडे के सैंपल को लेना होगा क्योंकि उड़ते हुए डायनासोर का सैंपल लेना बहुत ही मुश्किल है। अब ये रस्सियों को बांधा जाता है, फिर एक एक करके तीनों नीचे उतरते हैं। हेनरी को ऊंचाई से काफी डर लगता है, पर फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाया। वहीं ऊपर डंकन इन रस्सियों को देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक छोटे जीव पर पड़ी जो भागकर एक गुफा में चला गया। झाड़ियां हटाने पर पता चला कि एक प्राचीन मंदिर का प्रवेश द्वार है। नीचे अब ये लोग उस अंडे तक पहुंच जाते हैं, पर वो जिस जगह पर रखा है वो उसी मंदिर का हिस्सा है, जिसे देखकर इन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है कि आखिर ये मंदिर कब की होगी। हेनरी एंडो के सैंपल लेना शुरू करता है, जिस दौरान जोरा उससे पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है, ये सैंपल किस चीज में यूज हो। तब उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये सभी के लिए खुले ताकि करोड़ों लोग अपना इलाज करवा सकें, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। और ये सब बात हो ही रही होती है कि तभी अचानक से रकलेस, जो कि बाहर इन्हें देख रहा था, उसके पास वो डायनासोर आ जाता है जिसके अंडे के साथ ये लोग छेड़छानी कर रहे थे। रकलेस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फौरन डंकन को ऊपर खींचने को कहता है। इन दोनों को भी पता चल चुका है कि खतरा आ चुका है। इन्होंने फौरन काम को पूरा किया, लेकिन दोस्तों देर हो गई। अब वो इन्हें देख लेता है और अपनी चोंच से इन पर कई बार वार करता है। इससे ये होता ये है कि वो सैंपल वाली शीशी उनसे छटक कर दूर चली जाती है। तभी रकलेस उस डायनासोर का ध्यान भटकाता है, लेकिन यही उसकी मौत की वजह बन जाती है। डंकन अपने सामने अपने एक और दोस्त को खो देता है, लेकिन अब वो उसे भागना पड़ेगा। वो उसी मंदिर में घुस जाता है, पर नीचे हालत बिगड़ रही है क्योंकि हेनरी अब लटक चुका है और वो शीशी भी एक क्लिफ पर अटक चुकी है। वो तो सही समय पर जोरा ने उस रस्सी को पकड़ लिया, वरना अनर्थ हो जाता। खैर अब सही सलामत सब नीचे पहुंच जाते हैं और इनके सैंपल भी नीचे आ गया है, तो अब ये लोग अपने घर जा सकते हैं। उधर परिवार राफ्ट की मदद से फाइनली वो आइजन की लैब तक पहुंच जाता है जहां पर हेलीपैड मौजूद था। टेरेसा जोर जोर से चिल्लाती है मदद के लिए, जिसे जोरा और उसकी टीम सुन लेती है क्योंकि वो लोग भी वहीं मौजूद थे। जैसे ही टेरेसा ने मार्टिन को देखा, वो उस पर भड़क गई और खूब गालियां दी। सभी ने माहौल को शांत कराया, लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। वहां 2 डायनासोर आ चुके, जिनसे बचने के चक्कर में फिर से ये दोनों ग्रुप अलग हो जाते हैं। परिवार एक स्टोर में छुप जाता है और गेट को मजबूती से बंद कर देता है, पर वो डायनासोर तो छत को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। हालांकि तीनों लोग तो बच चुके हैं, लेकिन सिर्फ इजाबेल थी जो कोयाला को बचाने के चक्कर में फ्रिज में छुप जाती है। जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ती है, फौरन भागकर अपने परिवार के पास आती है जो एक ड्रेनेज सिस्टम में छुप गए थे। दूसरा वाला डायनासोर डंकन और हेनरी के पीछे पड़ा है, जिसे बचाने के लिए ये लोग एक लैब में घुस जाते हैं जहां का दृश्य
अविश्वसनीय है, क्योंकि ये वही जगह थी जहां टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं डंकन को मैप भी दिखता है, जिससे पता चला कि उस पूरे लैब के नीचे एक ड्रेनेज है जो उन्हें एक मोटर बोट तक लेकर जाता है। अब जोरा और मार्टिन साथ थे, लेकिन मार्टिन तभी जीप लेकर फरार हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ सैंपल की जरूरत है, ना कि इन लोगों की। और अब यहाँ पर चॉपर भी आ चुका है जो इनकी तलाश में लग जाता है। तभी जोरा की नजर पड़ी एक डायनासोर पर जो उसी ड्रेनेज में घुस गया जिससे वो परिवार था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। चॉपर अब जाने वाला होता है कि तभी हेनरी फ्लेयर चलाकर उसे सिग्नल देता है अपनी मौजूदगी का, इसीलिए वापस आने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों डिस्टोरोसोरस नाम का एक दानव आकर उस पूरे चॉपर को किसी खिलौने की तरह उठाकर फेंक देता है। अब ये डायनासोर पूरी दुनिया का सबसे विशाल और खतरनाक डायनासोर था, जिसे वहां एक तेज धमाका होता है। दोनों ही भागकर उस ड्रेनेज में चले जाते हैं जहां पूरा परिवार था, जिसे लीड अब डंकन करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो डेक कहाँ है। पर एक दिक्कत थी, जब ये वहां पहुंचते हैं तो गेट लॉक था। किसी पतले छोटे इंसान को बाहर जाकर उस शटल को खोलना पड़ेगा। इजाबेल तुरंत तैयार हो गई, डेक को खोल दिया, लेकिन तभी उनके पीछे वो हैवान आ चुका है, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही वहां एंट्री मारता है मार्टिन, जिसकी जीप की आवाज से ही उसका ध्यान भटक गया और इसी का फायदा उठाकर ये लोग भाग गए। मार्टिन को तो उसने कच्चा ही निगल लिया, बस बचा था तो उसका हाथ, जिसने उसे वो सैंपल पकड़ा था जिसे जोरा पकड़ लेती है। पूरा समूह अब डेक पर, लेकिन वो भी आ चुका है। इसीलिए अब डंकन ने खुद की जान की कुर्बानी का सोचा, क्योंकि ऐसे ये लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे, और इसीलिए एक फ्लेयर जलाकर वो उसे दूर ले जाने लगता है जिससे ये लोग बच जाए। हालांकि जोरा ने उसे ऐसा करने से बहुत रोका, वो बहुत चिल्लाई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे वो रोशनी बुझती हुई नजर आई, यानी कि उसका साथी हमेशा के लिए उससे दूर जा चुका है। और इधर दूसरी तरफ इन्होंने बोट को शुरू कर दिया और अब उस द्वीप से बाहर निकलने लगे। सभी के चेहरे पर एक मायूसी थी, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को खोया था। लेकिन तभी अचानक एक फ्लेयर जल उठती है और जोरा पीछे मुड़ी तो वहां डंकन था। जी हाँ दोस्तों, वो जिंदा है, जिससे ये फौरन जाकर बोट में बैठा लेते हैं और उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ कोयाला भी इजाबेल के पास ही था। वहीं मार्टिन और जोरा फैसला लेते हैं कि वो इस सैंपल को आम लोगों के बीच बांटेंगे, ताकि अब इसका लाभ सभी लोग उठा सके। जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।